हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आप वो वाली बात हो गई कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर क्लास की। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली थोड़ा मैंने आपको कहा था कि पीजीटी मैथ्स के एनालिसिस के बाद मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और उस एनालिसिस में मैंने जो चीज़ें मुझे मिली हैं, जो चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका पेपर 2 को तैयार करूंगा। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बट पीजीटी पूरा कवर नहीं था सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें थी, और बिल्कुल ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल चीज़ें और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए थे। मैं अपने ये जो प्रैक्टिस बैच है इसका नाम क्रैश कोर्स कर दिया गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको ओनली प्रैक्टिस नहीं, आपको साथ में थ्योरी भी बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन बन रहा है कि मेरा टारगेट है मैं आपको 4 से 5 बुक्स में से निकालूं जब तक आपका एग्जाम होता है। तो पहली जो बुक मैं अभी आपको ये करा रहा हूँ, उस बुक में से आपको जब निकालूंगा तो साथ साथ में थ्योरी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, आपका एक क्विक रिवीजन होता रहेगा साथ साथ। और जब सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक होगी उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो हर चैप्टर के साथ जैसे एक चैप्टर मैं खत्म करूंगा, से अभी मैट्रिसेस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैट्रिसेस मैं आपको आप चारों बुक में से निकाल दूंगा, या फिर ऐसा करूंगा पहले 2 किताबों में से निकालूंगा, फिर अगला चैप्टर, फिर उनको 2 में से, और जब सारे चैप्टर निकल जाएंगे फिर तीसरी और चौथी बुक और पांचवी बुक। इस तरह से हम मैनेज कर लेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरिटी के साथ मिलेंगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर द ट्रस्ट, उसकी वैल्यू मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आपसे ज़्यादा जितनी टेंशन मुझे थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एटलीस्ट जो मेरे से जुड़े हैं कि वो बंदे पेपर 2 में फेल ना हो, पेपर 2 में पास जरूर हो। ठीक है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, सर एक्चुअली एक तो सिर्फ प्रैक्टिस कराता हुआ चलता तो सारे शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं साथ में एक बार थ्योरी का भी एक क्विक रिवीजन दे दूंगा, जिससे सारी चीज़ें साथ साथ चलती जाएंगी और आप सभी का लेवल इक्वल हो जाएगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, और पहली बुक में, और आगे जितनी बुक्स कराऊंगा 5 बुक कराने का टारगेट है, और सभी में से मतलब लगभग लगभग ऐसा है कि 400 300, पहले 100 150 का क्वेश्चन टारगेट था, अब 300 400 क्वेश्चन पर चैप्टर के साथ का टारगेट है कि उनमें से आपको 400 400 क्वेश्चन तो मिनिमम मैं आपको कराऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, बट उसके लिए थ्योरी आपको आनी चाहिए, तो वो थ्योरी साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। आपका टाइम बहुत कम लूंगा, अपनी मेहनत डबल करूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा, कई बार अगर क्लास नहीं आती है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आफ्टर 26 से आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से रेगुलर और बहुत लंबे लंबे टाइम की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि 26 के बाद में सिर्फ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ मैं आपके एग्ज़ाम के लिए ही छुट्टी ले रहा हूँ, और अपना फिर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैट्रिक्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपसे पूछा है ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या ऑर्थोगोनल है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है, आपको ये चारों मैट्रिक्स का आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं होगी, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगी, यूनिटरी क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो चारों का पता होगा तभी आप एक अच्छा आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, बाय द वे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑर्थोगोनल, और वो क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज है हमारी ऑर्थोगोनल की ना। ठीक है, तो चलो मैंने क्या किया है, पहले आपको क्वेश्चन दिखाया और फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी। मेरे ही हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो मैं बोलूंगा वही, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ऑर्थोगोनल कैसे, इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल की कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 1, और उसी से हमने इसका आंसर निकाला। ठीक है, वैसे आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि जो, जब आप मैट्रिक्स को देखो, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये कौन सा किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, वो देखते ही आपको पता लग जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस एनफ हो जाएगी वो सारी चीज़ें पता। पहले मुझे भी ऐसा था कि हाँ ये तो पता ही नहीं लग रहा, फिर प्रैक्टिस करी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि हाँ अब चीज़ें क्लियर है। देखो भाई, और पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थोगोनल का है। ऑर्थोगोनल कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऑर्थोगोनल को ऑर्थोगोनल ही हिंदी में बोलते हैं,
और ट्रांसपोज को परिवर्त आई थिंक बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी वालों के लिए मैं एक पेज अलग से पीडीएफ में, ये पीडीएफ भी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, और हिंदी में एक पेज अलग से मिल जाएगा जिसमें सारी टर्म्स मैंने डिफाइन कर रखी है कि हिंदी वाले दोस्तों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। मतलब जितनी ऑर्डर की आपका ए होगा उतनी ही ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 0 0 1, बोले डायगनल्स में 1 1 और उसके अलावा 0 0, चाहे 2 बाई 2 के 3 बाई 3 के कितने बाई कितने की भी है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब जिसकी वजह से आंसर आया मेरे दोस्त वो था, पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 1। मतलब क्या है कि जितने रो के एलिमेंट्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम, मतलब इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इनके स्क्वायर्स एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का क्या करना है? हमें सम करना है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप जब आप चेक करते हो तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट टू डिस्टिंक्ट रोज, जैसे पहली रो ये, दूसरी रो ये, तो इनके डिस्टिंक्ट रो हो गई। फिर क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनके इन एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, जैसे कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या आ गया? माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या करना है? सम करना है, ये साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये क्या आ गया? ये भाई माइनस का ये प्लस का, तो आपस में कट गए, क्या आ गया? 0। तो मेरे दोस्त ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर अलग तरह से बहुत सारी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के अंदर दिखाऊंगा कि भाई अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो पहले तो ये पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, ऊपर से फिर दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि भाई रो के सभी एलिमेंट्स का जो स्क्वायर्स का सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, और अगर प्रोडक्ट करवाएंगे रो के एलिमेंट्स की, अलग अलग रो के एलिमेंट्स की, उनकी प्रोडक्ट्स का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्त ये बात है कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज परिवर्त भी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज का कहने का मतलब क्या होता है? हम आपको जानते हैं कि भाई जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है? ट्रांसपोज बन जाता है। तो जब ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी इसकी दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जैसे ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, तो ये दोनों इस पर भी अप्लाई होंगी कि सम। अब ट्रांसपोज की बात है तो कॉलम की बात होगी, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात थी ए की तो हम रो की बात कर रहे थे। अब ए ट्रांसपोज हो चुका है, मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो जहां वहां पे रो लिखा गया था यहाँ पे कॉलम लिखा जा रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, ठीक है, ऑफ ए इज 1, तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ठीक है, रो की जगह कॉलम आ गया है। यहाँ भी वही है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट कॉलम्स ऑफ ए इज 0। ठीक है, वही चीजें हैं, आप उसमें अप्लाई करके देखोगे तो आपको पहले इसका आप ट्रांसपोज करोगे, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, यहाँ प्लस साइन अल्फा आ जाएगा। तो जब आप इसका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर करोगे तो वही प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसी तरह से ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता लगाएंगे वो एक बार मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दी हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। पहली क्लास में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको कम दिख रही होगी, बट वी विल ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो जैसे ये वाली है, क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? देखो मैंने इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1। माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1। और अगर आप करते हो प्रोडक्ट तो देखो ये कोस 0 कोस इंटू 0 इंटू साइन थीटा 0 0 इंटू 1 इंटू 0 0 साइन थीटा इंटू 0 इंटू कोस थीटा 0, तो इनकी प्रोडक्ट भी 0 आ रही है। अलग अलग रो के एलिमेंट्स की जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसी तरह से इसकी भी करेंगे। जब इसकी इसके आपस में करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसका इक्वल टू आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स का जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 0 आ जाएगा। ये इसके साथ
जीरो बनाएगा, ये इनके साथ आपस में जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भाई ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तभी एग्जाम में क्लिक कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। आपको बताने कितनी अलग अलग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं जिसका ऑर्डर एन हो और जिसके एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, तो आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल। 0 या 1 है तो भी n फैक्टोरियल है, 0 और -1 है तो भी n फैक्टोरियल है, और 0 और 1 या -1 है, ये चॉइसेस हैं, ये क्या है चॉइसेस कि 0 और 1, तो ये किसके इक्वल आएगा 2 की रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल। कैसे आया है मेरे दोस्त, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब मुझे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे पता है कि भाई मुझे ना इस रो का स्क्वायर्स का जो सम है वो इक्वल टू 1 बनाना है, यही बात है। अब मान लो मैं बनाने चला हूँ 3x3 की, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n इंटू n होगा। तो यहाँ पर जो पहला a11 एलिमेंट है, a12 एलिमेंट है जो भी, तो यहाँ पर जो एलिमेंट मैं रख सकता हूँ, यहाँ पर जो मैं एलिमेंट रख सकता हूँ उसके लिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पर मेरे लिए आसान क्या है, मैं यहाँ पे 1 रख दूं। क्यों, देखो मैं बताता हूँ, अगर जैसे ही मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो सारी की सारी और एलिमेंट्स अपने आप क्या हो जाएंगी 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0 चलेगा, यहाँ पर भी 0 0 चलेगा, ठीक है। तो 1 आगे सारा क्यों 0 0 हो जाएंगे, चाहे कितने बाई कितने की हो, वो सारी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि इनका जब मैं देखो 1 इंटू 0 प्रोडक्ट करूंगा तो 0 बन रहा है, और जब मुझे सम करना है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितनी एंट्रीज अवेलेबल है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ पर n एंट्रीज अवेलेबल है, एक आप लिख सकते हो कितनी बार, n बार लिख सकते हो, ठीक है। हम मेरे पास n चॉइसेस थी, कितनी चॉइसेस थी, n चॉइसेस थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। अब मैं अगर इस पे लगाऊंगा 1 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, तो पहली प्रॉपर्टी भी हो गई और फिर दूसरी भी। तो यहाँ पर क्या है, अगर n बाय n की बात चल रही है, n इंटू n की बात चल रही है, तो यहाँ 1 कितनी चॉइसेस थी, मेरे पास n चॉइसेस थी कि मैं कहीं पे भी रख सकता था, मैं यहाँ पे भी रख सकता था, मैं यहाँ पे भी 1 रख सकता था, मैं यहाँ पे भी 1 रख सकता था। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, n चॉइसेस थी, कितनी चॉइसेस थी, n चॉइसेस है। अब देखो ये फिक्स हो गया, पहली रो और पहला कॉलम। अब यहाँ पर मुझे इस सेकंड रो के अंदर कहीं पर 1 रखना होगा, ठीक है, और जहाँ और हर एक जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितनी चॉइसेस रहेगी, पहले में मेरे पास n चॉइसेस थी, दोबारा अब एक चॉइस खत्म हो चुकी है, हमारा यहाँ तक n एलिमेंट थे, अब कितने एलिमेंट बचे, n-1 एलिमेंट बचे, मतलब n-1 आपकी चॉइसेस बची, ठीक है। तो यही n-1 n-2 n-3 टोटल कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, इनकी n फैक्टोरियल कितने हो जाता है, n फैक्टोरियल आपकी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाती है जब आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई कि अगर 0 या 1 में से आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनका या तो एलिमेंट 0 हो या 1 हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। 0 या -1 हो, ऐसी ये चॉइसेस है, ठीक है। एक को मैंने फिक्स करने की, मेरे पास पहले n चॉइसेस थी, फिर यहाँ पर कितनी चॉइसेस बच गई, n-1 बच गई, फिर कितनी बच जाएंगी, n-2 बच जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी 1, ठीक है। तो 1 फिर n इंटू n-1 इंटू n-3 इंटू n-4 कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो आप क्या करते हो, इनका n फैक्टोरियल कितना बन गया, 1 इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 अप टू n क्या बन जाता है, n फैक्टोरियल बन जाता है। ये आपको n फैक्टोरियल पता है। इसमें क्या है, इसमें 2 की पावर n कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर भी पुट करने के लिए मेरे पास 1 और -1 दो चॉइसेस हैं, ठीक है, इसलिए 2 की पावर n आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो बहुत सारी चीजें मैं इनको प्रूव भी करा सकता हूँ, बट बात क्या है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इनकी प्रूफ्स में जाएं, ठीक है। कभी जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी कराऊंगा, हर एक छोटी से छोटी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट, उसको मैं प्रूफ भी कराना जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल मेरे दोस्त इतना आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि कितनी अलग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगी जिनका ऑर्डर n होगा, जिनके एलिमेंट या तो 0 हो या 1 हो, ठीक है, ये चॉइसेस है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ये है 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है।
समझ नहीं आएगा तो डाउट क्लास के अंदर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पता नहीं सर क्या होगा, क्योंकि नई चीज़ हो सकती है, सुनने को मिली हो, देखने को मिली हो, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट अगर आपका बेसिक आपको पता है कि भाई 1 से लेकर आप n तक जा रहे हो, ठीक है, और उनका सम क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे दोस्त, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं ये देख लीजिए। अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर और सेम ऑर्डर है तो ए बी और बी ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये वही ऊपर वाला मैंने लिखा है कि ए की पावर एन बताइए, ठीक है। यहाँ पर ए की पावर 2, ए की पावर 20, ए की पावर 34, ए की पावर 50, कुछ भी दे सकता है। तो हम आंसर में क्या करते हैं, जब थीटा के आगे साथ में क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। कोस एन थीटा साइन एन थीटा, साइन एज इट इज है, माइनस साइन को माइनस साइन रखा, बस थीटा के साथ में क्या लग जाता है, एन लग जाता है। कहने का मतलब यहाँ से पावर में कन्वर्ट, जो पावर का एन है वो थीटा के साथ आ जाता है। इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सोल्व कर रखा है, देख 2018 का। 2018 कितने गुना, 17 गुना 118, 2π/17, 12 थीटा आ गया, ठीक है। चलो ये एग्जांपल देख लेना भाई, क्योंकि मैं लिख के इसलिए ही लेके आया हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, कि आपका टाइम भी बचे। लाइव भी ले सकता था, बट फिर वही है, लाइव में कमेंट्स वगैरह भी देखनी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी चीज़ें आई हैं। तो होप सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो भाई वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टीज हमें हमेशा याद रखनी है कि रोज के जितने एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट रोज आर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। बस यही दो चीज़ें हमें याद रखनी है, और ये ट्रांसपोज पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था यूनिटरी का। यूनिटरी कौन सा होता है वो भी बता देता हूँ। यूनिटरी होता है मेरे दोस्त जब ए इंटू ए का ट्रेंजुगेट। अब यहाँ पर ए थीटा लिख रखा है, ए थीटा का मतलब क्या होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट करो, उसको ए थीटा आप लिख देते हैं, ट्रांजुगेट भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। बोलने का सबका अपना अपना तरीका, किसी से ही बोल लो, पर ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। सीधा भी आपसे पूछ सकता है कि भाई 4 ऑप्शन देके इनमें से पूछ लेगा कौन सा यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल है, तो आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी भी बहुत सारे हैं, बट ये एक फेमस एग्जांपल्स मैंने सबके साथ लिखे हैं। यूनिटरी में और ऑर्थोगोनल में कुछ कुछ सिमिलरिटी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, और वो क्या है, जैसे उसकी दो प्रॉपर्टीज थी ऐसे ही इसकी भी दो प्रॉपर्टीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका लेना है, मॉडुलस ऑफ एलिमेंट, उसमें लिया था हमने एलिमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे और फिर सम करेंगे, और इसका भी यहाँ पर 1 है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट की बात आई थी तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रो था, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 रो, और दूसरे का जब दूसरा रो के साथ आप क्या करने वाले हो, उसके कंजुगेट के साथ में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, तब आपका आंसर आएगा 0। कैसे आएगा, इन दोनों बातों को सीखने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये देखिए यही प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज 1। ये देखिए, अब क्योंकि इसमें क्या था, कंजुगेट था, आपको कंजुगेट देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई कंजुगेट आएगा या नहीं आएगा। जैसे पहले वाले में था कोस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, तो उसमें आपको कहीं आयोटा नहीं दिख रहा था, कहीं इमेजनरी नंबर नहीं दिख रही थी, तो यूनिटरी वहां पर नहीं बन रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि भाई सिमेट्रिक या स्क्यूसिमेट्रिक क्यों नहीं होगी, स्क्यूसिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, बिना इस नॉलेज के, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो आपको सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा, ना स्क्वायर करना है, ना सम करना है, ना कुछ करना है। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक के अंदर हमारे रिपीट होते हैं, आपको दिखते हैं ट्रायंगुलर के, और ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक सी बातें थी मेरे दोस्त। तो इसमें की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट इन ईच रो, जैसे ये है
कोस थीटा आयोटा साइन थीटा। तो इसका हमें पहले पहले आयोटा नहीं था तो सीधा स्क्वायर कर दिया था हमने। अब ये कह रहा है कि पहले मॉडुलस करोगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एलिमेंट, और उसका आप सम करोगे, मॉडुलस करोगे, मॉडुलस ऑफ एलिमेंट आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब स्क्वायर अंदर आता है आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, पर -1 के आगे मॉडुलस है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, +1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर से किसके इक्वल आ जाता है मेरे दोस्त, 1 के इक्वल आ जाता है। आयटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, पर मॉडुलस से बाहर निकल के वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। यूनिटरी इसी को बोलते हैं, जिसका यूनिट मॉडुलस हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जैसे आयटा का, माइनस आयटा का, जिनका भी मॉडुलस 1 आता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त बस ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो दूसरी प्रॉपर्टी भी वैसी ही है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन वन रो, ये एज इट इज रखते हैं, और इसकी प्रोडक्ट करते हैं कंजुगेट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी अदर रो, इनके कंजुगेट की प्रोडक्ट से। जैसे मतलब कोस थीटा की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा, इसके कंजुगेट से। और कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होता है जब हम उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। हम ये इमेजनरी पार्ट है इसका, आयटा साइन थीटा प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सम करना है दूसरे, इसका ये एज इट इज रखेंगे आयटा साइन थीटा, और साथ में कोस थीटा, ये तो आपका इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है तो आप इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए मेरे दोस्त, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो ये माइनस कोस थीटा आयटा साइन थीटा है, ये प्लस कोस थीटा आयटा साइन थीटा है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही प्रॉपर्टीज, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट, इसमें मॉडुलस ऑफ एलिमेंट है रो में 1, और एक रो एज इट इज रखेंगे प्रोडक्ट करते टाइम, दूसरी रो को कंजुगेट करके फिर प्रोडक्ट करेंगे। इनका मैंने कंजुगेट लिया तब प्रोडक्ट करी ऊपर वालों के साथ, और फिर सम किया तब 0 आया है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने प्रैक्टिस के अंदर लिया है, ओके। इसमें भी वही चीजें हैं, जैसे उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, ठीक है, चॉइसेस की बात होती है वहां पे, तो वहां पे यहाँ पे भी क्या है, 0 और आयोटा हो तो n फैक्टोरियल, 0 1 -1 आयोटा या माइनस आयोटा हो तो 4 की पावर n। उसमें दो चॉइसेस आ गई थी, जब हमारे पास 1 और -1 तो मैं 2 की पावर n कर दी थी n फैक्टोरियल के इंटू में। यहाँ पर मेरे पास 4 चॉइसेस आ जाती हैं तो यहाँ पर मैं 4 की पावर n कर देता हूँ। इस तरह से आपको ये दोनों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसलिए इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो ए बी और बी ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। और एवरी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे पहले एग्जांपल में हम जैसे जिसमें रियल नंबर होंगे आपके, तो वो भी क्या होगी कि यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई भाई। पहला ऑप्शन था मेरा यूनिटरी मैट्रिक्स, उसके बारे में मैंने पढ़ लिया। आंसर था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बारे में मैंने पढ़ लिया। और दो ऑप्शन बच गए आपके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चारों ऑप्शनों को मैं आपको इलेबोरेट करता हुआ चल रहा हूँ। देखो ये आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है मेरे दोस्त जिसका जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है। बोले तो ए इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए का ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊपर लिखा था शायद मैंने, ऊपर देख लेना पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ए आई आई इक्वल टू ए आई। अब इसमें कंजुगेट की बात होती है, सॉरी कंजुगेट की बात नहीं, ए आई आई इक्वल टू ए आई आई का कहने का मतलब क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं इनमें जब आप ट्रांसपोज करते हो वो तो फर्क पड़ते नहीं है भाई। तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे थे। मतलब A11 रहेगा, A12 रहेगा, A12 नहीं, ये A22 है, A33 है, A44, तो ये सारे इक्वल सेम रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, A12 किसके इक्वल हो जाएगा, A21 के इक्वल हो जाएगा। A12 बोले तो ये वाला A21 के इक्वल हो जाएगा, A13 A31 के इक्वल हो जाएगा, A24
सॉरी A23 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है जब ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है। कहने का मतलब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो आपको यही मिलने वाली है। ठीक है, जैसे पहला कॉलम को पहली रो बनाओगे, पहला कॉलम क्या है ADE, तो क्या बनेगा ADE, पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे पहली रो को पहला कॉलम बनाओ या दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ, तो कहने का मतलब इस ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब यही A है और यही A ट्रांसपोज है। तो इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, इसमें नेगेटिव आ जाता है, बस इतना ही बात। ठीक है, तो ए आई आई किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होता है। और जब आई इक्वल टू जे होता है, देखो दो चीजें हैं इसमें, जैसे आई, इसमें आई इक्वल टू जे था, ये सारे आपके एलिमेंट्स, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर आप बात देखते हो, जब आई इक्वल टू जे है, ए आई आई इस उसमें तो आई आई के ही इक्वल था, मतलब इसका कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ था, पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव ही रखा था इसको। ठीक है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रखा था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर उसने क्या बोला है, माइनस ऑफ ए आई जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये देखिए ए आई आई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर होगा। क्यों, ए बराबर है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, पर ट्रांसपोज के अंदर जो एलिमेंट है 2 2 या 3 3 या 4 4, वो तो वही रहने वाले हैं, बट साथ में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इस तरफ ले आया तो क्या इस तरफ आगे प्लस का हो गया, तो क्या हो गया 2 ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0। अब 2 को उस तरफ ले गया तो ए आई आई किसके बराबर आ गया, 0। मतलब जो डायगनल एलिमेंट्स है, आई आई का मतलब होता है डायगनल एलिमेंट्स, जब व्हेन आई इक्वल टू जे, मतलब A11 A22 A33 A44, ये तो ये सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल डायगनल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, जितनी भी डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगे मेरे दोस्त, 0 के इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया जिसमें ए ट्रांसपोज के इक्वल है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हो गया जब ए नेगेटिव ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज के इक्वल है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेरे दोस्त क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, ट्रिवियल एंट्रीज। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपसे अलग अलग मैट्रिक्स की आपसे पूछ लेता है, ट्रिवियल एंट्री नॉन ट्रिवियल एंट्री पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी मैंने डायरेक्ट लिख दी, चलो मैं इसको समझाता हूँ कहाँ से आया कैसे आया। जैसे होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ABCDEF, ये क्या होती है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल और इससे ऊपर आपकी ट्रायंगल बनी हुई है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ से नीचे नीचे एलिमेंट्स आपके होंगे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0 होगा जब, या आई लेस देन जे होगा, आई ग्रेटर देन जे होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी सिर्फ एक बार थोड़ी में से निकाल रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस में से निकालूंगा। ठीक है, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं सारी n क्रॉस n, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, वैसे n स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है ट्रिवियल एंट्रीज और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, तुच्छ प्रविष्टिका शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये आपको बतानी है, मतलब कितनी ऐसी एंट्रीज आप हैं जो आपको मैं बता दूं तो आप उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाओ, कितने ऐसे एलिमेंट हैं, अगर वो मैं आपको बताऊं तो आप उस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। देखो, तो मुझे अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, तो मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए इन पोजीशंस पे, अगर 3 by 3 की मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो मुझे ये एलिमेंट्स चाहिए होंगे। टोटल कितने हैं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 और 6, कितने एलिमेंट्स निकल कर आए, 3 by 3 की में 6 आए। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स होती है, देखो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कितनी एंट्रीज होंगी मेरे दोस्त, जितनी 3 by 3 की है तो डायगोनल मैट्रिक्स में 3 एंट्रीज होंगी, अगर n/n की होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स में कितनी एंट्री हो जाएंगी, n एंट्रीज होंगी। तो ये एंट्रीज टोटल कितनी होती है मेरे दोस्त, n होती है। ठीक है,
कितनी होती है n। तो पहले तो डायगोनल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अपर डायगोनल फिर बाद में जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गई भाई, ठीक है। बीच में माफ़ी चाहता हूँ बीच में ले आया, बट मुझे लगा ज़्यादा कंफर्टेबल पहले डायगोनल बताना है फिर वो बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको बोलते हैं कि डायगोनल के आपके एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 बाय 3 के हैं, तो आपके पास टोटल कितनी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिससे आप मैट्रिक्स बना पाओ। तो आप ये कहोगे जी जितने बाय जितने की है उतनी आपके पास एंट्री होनी चाहिए। मतलब अगर 3 बाय 3 है तो आपके पास 3 एलिमेंट होने चाहिए एटलीस्ट, तब तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स बना पाऊंगा। तो ये 3 जो है इसका क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्स एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के 3 तो एलिमेंट हमारे पास होंगे, पता मुझे होने चाहिए, तभी मैं डायगोनल मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो n बाय n की है तो कितनी कह दोगे, n ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। 3 बाय 3 की है तो मेरे पास 3 होने चाहिए, तब मैं पूरी क्योंकि 0 का तो मुझे पता ही है, तो जो नहीं पता है वो ये 3 आपके एलिमेंट्स होंगे जो मुझे नहीं पता है 3 बाय 3 में। 4 बाय 4 की होगी तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो मुझे आपको बताने पड़ेंगे, तब मैं आपको 4 बाय 4 की डायगोनल मैट्रिक्स बना पाऊंगा, ठीक है। विकर्ण आव्यूह बोलते हैं हिंदी में। तो अगर n बाय n की डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो मेरे दोस्त नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, n एंट्रीज हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 n तक जाएगा, n बाय n में n तक जाएगा तो n एंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे पूछा कि अपर ट्रायंगुलर बताओ। अपर ट्रायंगुलर में क्या बताया आपने, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें कितनी एंट्रीज है मेरे दोस्त, जैसे 3 बाय 3 की मैंने बनाई है तो 3 बाय 3 की मैंने बनाई है। फिर n बाय n की बात करते हैं। 3 बाय 3 की में मैंने देखा कि 6 है, कितनी है 6। कहाँ से आया देखो, ये जो एंट्रीज आपको दिख रही है ए डी एफ, ये कितनी एंट्रीज होती हैं, अगर n बाय n की हो तो कितनी एंट्रीज होंगी, n एंट्रीज होंगी, अभी मैंने डायगोनल में बताया था। उसके ऊपर कितनी होती है, इसको सब डायगोनल बोलते हैं, सुपर डायगोनल बोलते हैं, नीचे सब डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितनी होती है, n-1 होती हैं, ऊपर ऐसे घटती हुई जाएंगी, ठीक है। ऊपर फिर n-2 एंट्रीज होंगी, ऐसे घटती हुई जाती हैं डायगोनल से। अगर 4 बाय 4 की होगी तो पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे घटती हुई जाती हैं। तो अगर n बाय n की है, अगर n क्रॉस n की है तो डायगोनल में तो कितनी एंट्रीज होंगी, n होंगी, उसके ऊपर n-1, उसके ऊपर n-2, उसके ऊपर n-3, इस तरह से करते हुए एंट्रीज चलती है। टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, डायगोनल की तो n होती है, हमें पता चल गया, ठीक है, n क्रॉस n के अंदर। अब इसके मुझे ये भी काउंट करनी है, ठीक है। 3 बाय 3 की में तो मुझे सीधा नंबर आप कैलकुलेट कर लेते हो, पर अगर ऑर्डर बड़ा है तो आप डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, और वो ऊपर जो एंट्रीज रह जाती हैं ये वाली मेरे दोस्त, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये टोटल जो आपकी एंट्रीज है, ये कितनी एंट्रीज है हमेशा याद रखना, डायगोनल की n, इसके ऊपर टोटल कितनी होती है, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2, ये एंट्रीज आपकी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे 3 बाय 3 की में आपको देखना था कि ऊपर कितनी रह गई, तो आप यहाँ रखोगे n की जगह 3, तो 3 में से 1 गया, 2/2, 2 से 2 कट गया, टोटल कितनी बची 3। ऊपर जितनी रह गई वो कितनी होंगी मेरे दोस्त, 3 रहेंगी। ये कितनी है, n के बराबर, 3 बाय 3 के है तो n कितने के बराबर है, 3। ये कितनी है इसके अलावा, n के अलावा 3 और 3 6, ये 3 ये 3, टोटल कितनी हो गई 6। 3 बाय 3 की में टोटल एंट्रीज कितनी है, 6। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पर उसको क्लियर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये वाली, ये तो अपर ट्रायंगुलर की बात होगी, तो जितनी ऊपर है डायगोनल से उतनी ही नीचे भी होंगी, तो ये भी कितनी होती हैं, n-n-n-1/2। जब लोअर ट्रायंगुलर की हम बात करेंगे तो ये बी सी ई कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, बी सी ई यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर बोल देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैं इसको सारी चीज़ों को स्केलर को डायगोनल को मैं सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से फाइनल आपके सामने कंक्लूजन रख रहा हूँ, ठीक है। पहली थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मेरे दोस्त ऐसी चीज़ें चलती हैं ए बी सी तक, ठीक है, तो n तक जाती हैं,
n क्रॉस n होता है, ठीक है। तो इसकी और सारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0 0 0 0 0 0, ऐसे ही चलेंगे 0 0 0 0, ठीक है। तो इसकी जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होंगी वो कितनी होंगी दोस्त, ये वाली ए बी सी कहाँ तक n एंट्रीज हैं, तो इसकी नॉन ट्रिवियल आंसर आ जाएगा n आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। दूसरा आंसर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा मेरे भाई कि ए बी सी इसी तरह से चीजें चलेंगी, ऐसे चल लो ए बी सी यहाँ तक n तक चीजें चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आता रहेगा एलिमेंट डी ई एफ, ऐसे चीजें चलेंगी। n क्रॉस n की बात चल रही है, नीचे सिर्फ इतना ही रख लो चलो, ठीक है, 3/3 n बाई n की जगह, तो इजी हो जाता है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो एंट्रीज होती है मेरे भाई डायगोनल की तो कितनी आती है, n आती है, और ये कितनी होती है ऊपर, इससे ऊपर डायगोनल से ऊपर कितनी होती है, मैंने आपको बताया n इंटू n माइनस 1/2। करके देखोगे 3 में निकालो, 4 में निकालो, 5 में निकालो, करके देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इस डायगोनल से ऊपर का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें टोटल चाहिए अपर ट्रायंगुलर के अंदर, मतलब ये भी चाहिए मुझे और इसके ऊपर वाली भी चाहिए, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा मेरे दोस्त, n जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो गई, ठीक है। इनका सम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर में भी हो जाएगा, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें भी हो जाएगा बिल्कुल सेम, वही ए बी सी डी ई एफ 0 0 ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये n एंट्रीज और ये n-1, ये तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी, n एंट्रीज हो जाएंगी, और ये एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, n इंटू n-1/2। तो टोटल किया कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। तो क्या देखने को मिला है मुझे कि डायगोनल में n थी, अपर ट्रायंगुलर के अंदर n इंटू n प्लस 1/2 था, और लोअर ट्रायंगुलर में भी n इंटू n प्लस 1/2 है, ठीक है, ओके। फिर एक आता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर बात आ जाती है क्या, स्ट्रिक्टली अपर स्ट्रिक्टली लोअर की, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल नहीं होता, बस और सारी चीजें आपकी मिलेंगी, कहने का मतलब जैसे 0 0 0 0 0 0 यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, 3/3 में यहाँ पर, तो आपको इसकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज निकालनी है। तो मैंने कहा था डायगोनल से ऊपर वाली जितनी एंट्रीज होती हैं उन वो क्या होती है, n इंटू n माइनस 1/2 होती है, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के नीचे कितनी होंगी, उसको भी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, उसमें भी n इंटू n माइनस 1/2 होंगी, ठीक है। तो दोनों का हमें पता चल गया, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी, ठीक है। क्योंकि इसमें डायगोनल भी के एलिमेंट्स नहीं होते हैं, डायगोनल्स के भी आ जाते हैं तो फिर यही ना बन जाती, डायगोनल्स भी इंक्लूड हो जाता तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बन जाती, ठीक है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे बात करते हैं, फिर आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका एक ही स्केलर रिपीट होता है n टाइम्स तक, ठीक है। डायगोनल में जैसे डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे अलग अलग हैं, स्केलर के अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है, ठीक है। टोटल एंट्रीज क्या होती हैं, n² होती हैं भाई। टोटल एंट्रीज जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें ट्रिवियल एंट्रीज पूछ लिया था कि ट्रिवियल एंट्रीज बता दो, नॉन ट्रिवियल की जगह ट्रिवियल एंट्रीज पूछ लिया था, ठीक है। तो टोटल जो एंट्रीज होती हैं n क्रॉस n में, टोटल जो एंट्रीज होती हैं n क्रॉस n में कितनी होती है मेरे दोस्त, n² होती है। टोटल एंट्रीज कितनी होती है, n²। कहने का मतलब 3/3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे मेरे दोस्त, 9 होंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो n क्रॉस n की है तो n² टोटल एलिमेंट्स होते हैं, पर हमें चाहिए ट्रिवियल एंट्रीज। ट्रिवियल एंट्रीज होती है टोटल एंट्रीज माइनस नॉन ट्रिवियल। अब नॉन ट्रिवियल हमें आपके पास कितने एलिमेंट आपको पता हो जिससे आप स्केलर मैट्रिक्स पता बना पाओ, तो आप कहोगे सर बस मुझे ए पता होना चाहिए, उसी को डायगोनल पे लिख दूंगा, इनका मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 0 है सारे। तो सिर्फ एक एलिमेंट,
तो नॉन ट्रिवियल एंट्री कितनी है मेरे दोस्त, एक। नॉन ट्रिवियल तो एंट्रीज हो गया एक, मतलब सिर्फ ए का पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। उसका तो नंबर कितना हो गया, एक के इक्वल आ गया, ठीक है। और ट्रिवियल पूछ ली तो टोटल में से घटा दिया n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका ट्रिवियल। ट्रिवियल भी पूछ सकता है, नॉन ट्रिवियल भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो टोटल आपका n स्क्वायर आपके एंट्रीज होती है, उसमें से नॉन ट्रिवियल घटा दोगे ट्रिवियल निकल आएगा। ओके, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ओके अब बात आते हैं, जैसे क्या थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनका तो ऊपर लिख ही रखा, वहीं से देख लो फिर। देखो भाई, क्योंकि समझा चुका हूँ, अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। देखो, आपको मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कितने आपको नंबर चाहिए, जो आप ये मुझे ये बता पाओ कि पूरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बना दूंगा, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, डायगोनल वाली कितनी होती हैं, टोटल n होती हैं। डायगोनल से ऊपर वाली टोटल कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1/2 होती है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि जब क्या ये भी पता करनी पड़ेगी, नहीं भाई यही तो रिपीट करी है, डी डी ई ई एफ एफ, ठीक है। A1 to A21 के इक्वल, तो मतलब अगर मुझे डायगोनल के सारे एलिमेंट पता हो और ये ऊपर वाले पता हो, तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पाऊंगा। तो मतलब n प्लस n इंटू एन माइनस 1/2, आंसर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इन दोनों का सम किसके इक्वल, n इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल। क्योंकि ये इनको नहीं करना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये पता चल गई तो ये तो रिपीट ही करना है मुझे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होती है, तो देखिए, अब डायगोनल तो है ही नहीं, मुझे पता है, मुझे पता कर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं होगा, मुझे पता है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर डायगोनल जो होता है वो 0 होता है। तो मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर वाले चाहिए, और ऊपर की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन माइनस 1/2। जो ऊपर वालों को पता लग जाएगा तो उन्हीं के आगे माइनस लगा के मैं नीचे लिख दूंगा, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी बन जाएगी, n इंटू एन माइनस 1 बन जाएगी। तो सबकी आपको ट्रिवियल एंट्रीज नॉन ट्रिवियल एंट्रीज एक टेबल बना लो, उसमें आपको लिखो कि इसकी ट्रिवियल एंट्री इतनी है, इसकी नॉन ट्रिवियल है, एक क्विक रिवीजन के लिए आपके काम आएंगी। तो पता चल गया, फिर से रिवाइज कराऊं, डायगोनल में कितनी, n, सिर्फ डायगोनल की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल प्लस ऊपर n प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 बोले तो n इंटू एन प्लस 1/2, कहने का मतलब यही, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर के अंदर ये सारी, ठीक है। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर में सिर्फ ये वाली, ठीक है, सॉरी अपर की बात चल रही थी, ठीक है। तो कहने ये अपर में आ गए सारे, ये लोअर में आ गए सारे, ये स्ट्रिक्टली लोअर, ये स्ट्रिक्टली अपर, ठीक है। इस तरह से अगर डायगोनल की बात करें तो n, डायगोनल से ऊपर की बात करें तो n इंटू एन माइनस 1/2, नीचे बात करें n इंटू एन माइनस 1/2, इसकी और इसके साथ में ऊपर वालों की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1/2, इसकी और इसके साथ में नीचे वालों की बात करें तो n इंटू एन प्लस 1/2। इस तरह से चीजें चलती हैं ट्रायंगुलर के अंदर, ठीक है भाई। तो ये हो गया। और नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की भी पढ़ लो, वो भी काम आ जाएंगी, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट किसके इक्वल हो, उस ए के इक्वल हो, उसको हम बोल देते हैं मेरे दोस्त हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जब नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से बनती है। देखिए, इसमें बराबर होता है, जो ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए के खुद के बराबर है मेरे दोस्त, ए बराबर है थीटा, ठीक है। तो ए आई जे किसके बराबर होता है, ए जे आई के कंजुगेट के बराबर होता है। ए आई जे ट्रांसपोज तो हो ही गया, आई जे को जे आई में कन्वर्ट कर दिया, भाई थीटा का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का कंजुगेट, ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो ट्रांसपोज तो कर ही दिया आई जे को जे आई करके, अब क्या बच गया, कंजुगेट, और बच गया, वो कंजुगेट कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब A12 किसके बराबर होगा, A21 के कंजुगेट के बराबर होगा। देखिए, अब डायगोनल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है, डायगोनल आपका एज इट इज है, इसके अंदर आपको रियल नंबर दिख रहे हैं, इसमें आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करने में आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो वहीं रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, अब आपको मुझे ये बताना है कि इसकी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज टोटल कितनी होंगी।
तो भाई डायगोनल के टोटल एंट्रीज n क्रॉस n में कितनी होती है, n होती है। इसके ऊपर देखो, अब इसके ऊपर डी ई यहाँ पे भी 2 हैं, एफ जी यहाँ पे भी 2 हैं, एच के यहाँ पर भी 2 हैं, मतलब ये 2 का जोड़ा है। अगर एक एक मैं यहाँ पे मान लूँ तो पूरी भर गई, तो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, एन स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे d प्लस a12 किसके इक्वल आएगा, a21 के कंजुगेट के। a12 21 क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट। d प्लस की जगह कंजुगेट में क्या आ जाता है, इमेजिनरी में प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बस साइन हम चेंज कर देते हैं कंजुगेट के टाइम पे। इमेजिनरी पार्ट का ये प्लस की जगह क्या आ गया मेरे दोस्त, माइनस आ गया। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, बस साइन चेंज करके बीच का हम रख देते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स यही थी मेरे दोस्त। तो कितनी हो गई टोटल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज भाई, एन स्क्वायर होगी। इतने हमें पता लगना चाहिए। एन ये रहे, और ये आप देखोगे जब खाली ऊपर ऊपर वालों की काउंट करता था मैं, तो n इंटू एन माइनस 1/2 होती थी, पर उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी है, n इंटू एन माइनस 1 होती थी, बाई 2 होती थी, अगर खाली एक एक एंट्री लिख रखी होती, पर हर एक जगह 2 लिख रखी है, तो साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, n प्लस एन इंटू एन स्क्वायर, एन ये एन से क्या आंसर आ गया, एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है मेरे दोस्त, हर्मिशियन की एन स्क्वायर। ऐसे ही स्क्यू हर्मिशियन की भी एन स्क्वायर ही है। ठीक है, वही डी ई चल रहा है। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ है, माइनस, इसके जब मैंने कंजुगेट लिया उसके उसको माइनस और कर दिया, तो इस डी की जगह यहाँ पे माइनस डी, माइनस आइटा की जगह प्लस आइटा, क्योंकि माइनस साइन को तो चेंज कर ही देगा, तो साइन चेंज कर दिए बस इनके, हमने इनके बस साइन चेंज कर दिए, ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है, इनके जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू हर्मिशियन के, या तो ये प्योर इमेजिनरी होंगे या फिर क्या होंगे, जीरो। या तो प्योर इमेजिनरी होंगे, जैसे ए आइटा बी आइटा, ये प्योर इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, या फिर जीरो भी हो सकता है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, रियल। ऊपर देखा था ना, ए बी सी लिख रखा था बस, ठीक है, वो सारी रियल है। all diagonal entries of skew Hermitian matrix are either zero or purely imaginary। ठीक है, अब या तो देखो इमेजनरी तो दिख ही रही है, जीरो कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे अगर आई, भाई डायगोनल में तो आई इक्वल टू जे होगा, तो ए आई आई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए आई आई का कंजुगेट, क्योंकि इसको पहले आप ट्रांसपोज करते हो तो आई को आगे पीछे करोगे, 2 को 3 को 4 को, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव ऑफ इसका पहले ट्रांसपोज करते हैं, पर ट्रांसपोज में फर्क नहीं पड़ता, फिर उसका कंजुगेट करते हैं, ये कंजुगेट हो गया। ठीक है, ए आई आई क्या हो गया, मान लिया एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए आई आई का पहले हमें क्या करना है, कंजुगेट करना है। तो ए आई आई की ये है, इसका मैंने कंजुगेट किया, कंजुगेट करते टाइम प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, ये कंजुगेट हो गया, और एक माइनस आगे था, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस आ गया, ये आइटा वाई आ गया, एक्स प्लस आइटा वाई। तो आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल हो गया, दोनों जगह सेम साइन है तो कैंसिल कर दिया, माइनस एक्स इस तरफ आ गया, एक्स और एक्स 2x, 2x बराबर 0, एक्स इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रियल पार्ट है, देखो इसमें जो रियल पार्ट था डायगोनल्स का वो कितना आया, रियल पार्ट 0 आ गया। तो या तो प्योर इमेजिनरी होगी या 0 होगी। क्लियर आ गया, क्योंकि इसमें इसका जो रियल पार्ट था मेरे दोस्त वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ठीक है, या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। ठीक है, हर्मिशियन नॉन हर्मिशियन पता लग गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहला था भाई, ये थोड़ा लंबा चल गया है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने था कि भाई एक मैट्रिक्स आपको दे रखी थी ये वाली, और आपसे पूछा था यूनिटरी है, ऑर्थोगोनल है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो चारों हमने पढ़ ली फटाफट, और हमने, क्योंकि देखो एक बार टाइम लग रहा है पढ़ाने में, पर जब आप, मैं दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब फॉलो करूंगा ना, तो ऐसे सेकंडों में होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ चुकी होंगी। अब आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप पहले रिवीजन करो फिर सारी चीज़ें करो। रिवीजन भी मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स भी मैं दूंगा, और एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी चीज़ें मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है,
ओके, तो सेकंड है कि ये मैट्रिक्स ये भी हमने सोल्व कर ली। इसका आंसर क्या आया था, यूनिटरी मैट्रिक्स आया था। ऑप्शन है आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी और निलपोटेंट, इन तीनों का भी हमें पता होना चाहिए। ये भी देख लेते हैं तीनों क्या क्या होती है। सारी मेहनत आपके लिए मैंने करी है और वो आपके काम आनी चाहिए, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, जिस वो कह आइडेम्पोटेंट कहते हैं आई एम इम्पोर्टेंट, भाई मैं अब सिर्फ अपनी बात करूंगी और किसी की बात नहीं करूंगी, मतलब मेरा स्क्वायर है तो मेरे ही बराबर होगा, ठीक है। मैं इस तरह से याद कर लेता था, मैं बीच में भूलने लग गया था कैसे कैसे, तो सबका अपना तरीका होता है। तो मैंने कहा सिर्फ आइडेम्पोटेंट आई एम इम्पोर्टेंट, ये देखिए, ठीक है, मेरा स्क्वायर मेरे बराबर ही होगा भाई, और किसी की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ए और बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए की पावर के भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, और ए की पावर के खुद ए के ही इक्वल होगा, के कोई नेचुरल नंबर हो, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए और बी अगर ए और बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, अगर ए बी इजल टू बी इजल टू 0 हो। तो बस एक याद कराना था मुझे थोड़ा सा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इजल टू ए जब होता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, देखो भाई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी, इसका इसमें स्क्वायर किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसमें वो तो खुद की बात ही कर रहा था, आइडेम्पोटेंट आई एम इम्पोर्टेंट, वो अपने ही बराबर ही कर लिया ए स्क्वायर, इसमें है आई के आइडेंटिटी के इक्वल इन्वोल्यूटरी के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल है आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी, सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये मैंने कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रखे हैं, आप एग्जाम में सीधा ये इनमें से कोई एग्जांपल देगा और आपसे पूछ लेगा ये कौन सी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं, तो ये आपके इन्वोल्यूटरी एग्जाम्पल है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। और भाई ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है, तो ए की पावर 2n, मतलब 2 की कितने भी मल्टीपल हो, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर कुछ भी, ए की पावर 8, सॉरी, ठीक है, तो 2 का मल्टीपल, तो ए की 2 की पावर n किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। और 2n माइनस 1 की बात करें, ओड की बात करें, इवन तो खुद आइडेंटिटी, और ओड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, वो मैट्रिक्स खुद, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। फटाफट चलते हैं क्योंकि थ्योरी इस क्लास में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये एक बेसिक बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ये अगर थ्योरी का ही नहीं पता होगा तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी कैसे आगे, जब मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा तो वही दिमाग में नहीं बैठेंगे, तो थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन था निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को इलेबोरेट कर रहा था। निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, वहाँ पर हमें एक ऐसा m नेचुरल नंबर से मिलता है, जब हम a मैट्रिक्स की पावर उसको करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है 0 के, और m वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ऐसा स्मॉलेस्ट, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, उनमें से एक ऐसा नंबर मिलेगा जो हम मैट्रिक्स की पावर करेंगे तो वो किसके इक्वल बना देगा, उसको 0 बना देगा। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसको क्या भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नल मैट्रिक्स इज द ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1, जिसका इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर, चार ऑप्शन हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा पहली बार इस किताब के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगली बार में खींच दोगे आप सभी। देखिए, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का, कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको समझाने की कोशिश करी है अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में आपको इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उससे मिलते जुलते जुलते जितने भी क्वेश्चन है सबकी साथ में ही प्रैक्टिस करा दूंगा, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ अब इस क्वेश्चन में 3 कराए, तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर 3 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व हो गए हैं, 3 से 30 बना दोगे आप इनको। कैसे, दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
आपसे पूछा था अगर ए कोई भी आपकी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपसे पूछा था, मैंने आंसर आपको बताया। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, एन क्या है, ऑर्डर है, वो उस अवयव का की कोटि है, कोटि ऑर्डर को बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगर ए ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर तो एक बार एडजॉइंट लिख रखा है ए का और फिर डिटरमिनेंट पूछ लिया, अगर एक से ज्यादा बार एडजॉइंट लिख रखा हो ए के साथ तो आप क्या करोगे, तो जितनी बार लिख रखा है, तो ये तो एज इट इज था ऊपर जो लिख रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पर अगर एक था तो इसकी पावर मेरे दोस्त एक थी, यहाँ पर अगर k टाइम्स है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बनने की संभावनाएं ज्यादा है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ए दे दिया 1 2 3 4 5 6, इजी इजी मैंने ले लिया, इसका पहले डिटरमिनेंट निकालो, तो आप इजीली डिटरमिनेंट निकाल दोगे, ठीक है। तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये 2 3 6 6 आ गया, और इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये 0 से है, और फिर इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये 0 से मल्टीपल होगा सारे, तो आंसर कितना आ गया, डिटरमिनेंट इसका कितना है मेरे दोस्त, 6 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ लिया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, अभी हमें पता चला था ए का डिटरमिनेंट, अब पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, एन क्या होता है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर की है मेरे भाई, 3 ऑर्डर की है, तो n की जगह क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 6, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 6, n माइनस वन बोले तो 3 ऑर्डर किए तो 3 माइनस 1 2, तो 6 की पावर 2 बोले तो 36 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपसे पूछा है, तो हम इन्वर्टिबल जब मैट्रिक्स होती है तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए ही इसके इक्वल होता है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल, 1 बाय ए का डिटरमिनेंट के इक्वल, तो 1 बाय 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो एक एडजॉइंट था, अब आ गया ए के साथ एडजॉइंट, एडजॉइंट है मतलब 2 बार एडजॉइंट आ गया, तो हम क्या करेंगे, ए के डिटरमिनेंट n की पावर n माइनस वन है, उसकी पावर जितनी बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है तो 2 लिख देंगे, 3 बार रिपीट होता है तो 3 लिख देते हैं, तो यही बात है मेरे दोस्त। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 6, n माइनस बोले तो 3 माइनस 1 बोले तो 2, और उसकी पावर 2 बोले 6 की पावर 4 बोले तो 1296, ठीक है। अब वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आपसे पूछा है, तो वही आप कहोगे कि भाई जी ये इसके किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के एन डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन के, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसकी 3 में से गया कितना आ गया, पावर 2 आ गई, नीचे लेके जाएंगे जब इनवर्स हट जाएगा, तो जैसे वो नहीं करते थे बचपन में 2 की पावर माइनस 3 है तो क्या ऐसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 3, वो सिंपल सा एक बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस बाकी है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इनवर्स की, वो भी क्वेश्चन आएगा जब सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए इस एक से, फिर और आगे एक मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको निकालना है, देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है 4, और डिटरमिनेंट कितना है, ऑर्डर 4 है, डिटरमिनेंट 2 है, तो आपसे पूछा है एडजॉइंट 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 ऑफ 5 ए इनवर्स, 3 बार एडजॉइंट और एक 5 ए की जगह 5 ए इनवर्स आपको दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लीजिए देखिए, जैसे हम मैंने आपको बताया कि भाई जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है मेरे दोस्त, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब जो यहाँ लिख रखा है उसका डिटरमिनेंट, और उसकी पावर n माइनस वन, जो उसका ऑर्डर होता है, और जितनी बार रिपीट होता है उसकी पावर हो जाती है, यही बताया है, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसका डिटरमिनेंट लिया, लिखा 5a माइनस वन, ठीक है, 5a इनवर्स, वो होता है n माइनस वन, ऑर्डर कितना है मेरे दोस्त, ऑर्डर है 4, तो 4 माइनस 1 बोले तो यहाँ 4 माइनस 1 लिखा, पावर के कितना, जितनी बार एडजॉइंट रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ तो 3, तो 4 माइनस 1 3, 3 की पावर 3 बोले तो 27, 5 एक इनवर्स 27 हो गया भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, अब कोई भी स्केलर अगर आप डिटरमिनेंट में से निकालते हो तो वो स्केलर, ये प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो यहाँ पर अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है डिटरमिनेंट के अंदर, तो अगर इस k को बाहर निकालना चाहते हो तो a का जो ऑर्डर होगा वही इस स्केलर की पावर हो जाएगी,
वही हमने यहाँ पर किया कि देखो 5, अगर मुझे 5 बाहर निकालना था इसमें से, तो 5 की पावर 4 बाहर निकल कर आई। क्यों आई? क्योंकि ऑर्डर कितना है? 4। तो जितना ऑर्डर होता है, यहाँ n ऑर्डर था तो उस स्केलर की उतनी ही पावर होगी। यहाँ पर ऑर्डर 4 है तो उस स्केलर 5 है तो इसकी पावर 4 हो गई। ठीक है, और ये एज इट इज रह गया। a इनवर्स की पावर 27 हो गई। तो 5 की पावर 4 बोले तो 625 की पावर 27 हो गई भाई। और ये किसके इक्वल बताया? 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की इक्वल बताया, इसकी पावर 27। और 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है मेरे दोस्त? 2 है, तो यहाँ पे 2 रखा, 2 की पावर 27, टोटल की पावर 27। ऐसे ही ये क्वेश्चन आ रखा था। ए और बी को दो मैट्रिक्स है 4x4 के दोनों, तो 8BA का डिटरमिनेंट आपको बताना था। तो 8 जब हम बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, थ्योरी भी मुझे पढ़नी है, मुझे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी पढ़ने हैं मुझे, और प्रैक्टिस भी मुझे करनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ों का कंपाइलेशन, ये एक तरह से आपका क्रैश कोर्स है, इसमें आपको सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, साथ साथ में आपको मैं PDF दूंगा। आप जो मैं 5 बुक कराऊंगा, 500 बुक्स की आपको PDF दूंगा। सभी के 100 क्वेश्चन को 500 400 क्वेश्चन आपको दूंगा, उनमें से आप लगाओगे। ठीक है, सारे के सारे एक ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ये नहीं आपको सोल्व करने के लिए और पहले सारे सोल्व कराऊंगा और फिर आपके डाउट लूंगा। ये बस कई बार क्लास लेट आई है, इसका मतलब आपका, आई नो बहुत सारे बच्चों ने ये बोल दिया कि सर कब लेट पे लेट हो रहे हो, लेट पे लेट हो रहे हो। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है, मुझे आपका रिजल्ट निकालना है, मुझे ये साबित करके दिखाना है कि जो दोस्त मेरे से जुड़े हैं उनका मैंने सिलेक्शन दिलाया है। तो वो चीज़ मुझे करके दिखानी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अब बेहतरीन चीज़ें होंगी। और आगे इतनी लंबी लंबी क्लासेस दूंगा कि आप ये कहोगे सर थोड़ी छोटी क्लास दे लिया करो, क्योंकि पूरा ही टाइम 26 तारीख के बाद आपका ही है, मेरा पूरा टाइम। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, डाउट पे डाउट क्लासेस लूंगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस क्लासेस लूंगा, थ्योरी तो साथ में करा ही रहा हूँ, सारी चीज़ें मिक्स करके बहुत बढ़िया रिजल्ट हम तैयार कर देंगे आपका। ठीक है, पार्ट 2 का पेपर 1 की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो इसकी जो PDF है आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलेगी, आपके बैच में भी मिलेगी। ये आपकी पहली क्लास थी, 3 ही क्वेश्चन में, पर 3 क्वेश्चनों में कितना कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आगे आपको कराता रहूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर से आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कल आपसे रैंक और आइगन वैल्यूज़ का रिवीजन कर लीजिए, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके कराऊंगा। ठीक है, आपकी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल है रैंक और आइगन वैल्यूज़ की, उनको ज़रूर देख के आना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।